एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो वर्ड इटसेल्फ सेज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको पता है सब कुछ आ गया, प्लॉटिंग आ गया। अभी कुछ चीजें जैसे वसई विरार जितने भी डेवलपर 5-6 डेवलपर का ग्रुप के साथ मेरा मीटिंग हुआ, उधर उन लोग एफएसआई बेचते हैं। तो उनका सवाल ये था कि एफएसआई जब मैं बेचता हूँ, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग लेआउट बनाता हूँ और एफएसआई बेचता हूँ, मैं कोई प्लॉटिंग भी नहीं बेच रहा हूँ, मैं क्या अपार्टमेंट नहीं बेचता हूँ, मैं बिल्डिंग में नहीं बेचता हूँ, क्या मुझे रेरा में कवर्ड है? आपको क्या लगता है ये रेरा में कवर्ड है कि नहीं? मैं एफएसआई बेच रहा हूँ, क्यों? आखिर तो उसका रूल्स रेगुलेशन में है नहीं, वो देखने के लिए दे रहे हैं ना। हाँ, सैंक्शन है इसलिए बेच रहे हैं। सैंक्शन है नहीं। हाँ, प्लान सैंक्शन है तो वो बेच पा रहा है। बराबर। प्लान सैंक्शन आएगा तो रेरा रजिस्ट्रेशन में आ ही गया हमारे। नहीं, रजिस्ट्रेशन में क्या, मैं तो 10,000 एफएसआई, 20,000 एफएसआई, 5,000 एफएसआई ऐसा बेचता हूँ। कंट्रोल रहे एफएसआई है कि नहीं, तो वो भी तो रेरा के अंडर में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या ये प्लॉट है? FSI is like a plot itself. To the extent, just share of plot. उधर का FSI का सिस्टम नहीं मालूम। That's why. नहीं, ठीक है। अभी मान लीजिए आप है, TDR लेट अस से आप है, आप 10 एकड़ का जगह लिया, उसके बाद पूरी लेआउट डिजाइन किया, आप बिल्डिंग बनाते नहीं हो, आप एफएसआई सैंक्शन करके लेते हैं 25 बिल्डिंग का, और एक बिल्डिंग बनाने के लिए इनको परमिशन देते हैं 10,000 एफएसआई, इनको 20,000 उसके एफएसआई। साथ लैंड कर देना। एग्जैक्टली, आप उसके साथ एफएसआई जो है विद लैंड, कन्वेइंग द लैंड। तो आप डिमार्केशन करके एक लैंड का जगह देते हैं, एक बिल्डिंग बनाने को उधर जगह देते हैं, मतलब यू आर डूइंग ए प्लॉटिंग। तो इसके ऊपर बहुत बेस हुआ, तो ये नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि टीडीआर जैसे मैं आपको लेआउट के लिए, मतलब गार्डन के लिए जगह देता हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, या रोड कटिंग में जगह जाते हैं तो उधर टीडीआर मिलता है, बराबर ना? टीडीआर तो आप सब जानते हैं। तो क्या टीडीआर इसमें कवर्ड है? फॉर द सेलर? नो। सेलर? नो। तो बायर के लिए किधर है? नहीं है। तो टीडीआर इज ए मूवेबल, इट इज नॉट इमूवेबल। टीडीआर इज जनरेटेड थ्रू ए सर्टिफिकेट, उसका कंक्लूजन उधर ही हो जाता है। तो नाइदर इट्स ए प्लॉट नॉर इट इज ए अपार्टमेंट और ए बिल्डिंग, सो इट्स ए फ्लोटिंग एफएसआई। तो वो कमोडिटी है, इसके लिए उसमें आपको रेरा कवर्ड नहीं है। लेकिन एफएसआई आप जब बेचते हैं और उधर एक आप प्लॉट देते हो जिसके ऊपर वो बिल्डिंग बना सकते हैं, देन लैंड देते हो, तो इसके लिए वो प्लॉटिंग होके वो रजिस्ट्रेशन आता है। तो इमूवेबल में सब कुछ कवर्ड है, और ये इट इज टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन और डेवलपमेंट। ये हमें समझना है कि रेगुलेशन का मतलब इंडस्ट्री किस तरह से बिजनेस करना चाहिए। आज हमको मालूम है कि बैंकिंग कैसा करना चाहिए, कैपिटल मार्केट किस तरह से फंक्शनिंग होना चाहिए, उसी तरह से रियल एस्टेट किस तरह से फंक्शनिंग होना चाहिए। एक डायरेक्शन दिया गया, एक पूरी गाइडलाइन दिया है। यदि ये गाइडलाइन को आप नहीं फॉलो करते हो तो सुब्रत राय के जो हालत हुई वही हालत सबका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कायदा को बहुत लाइटली लिया, और बाद में कितने भी बड़ा आदमी हो तो अल्टीमेटली लॉ इज सुप्रीम। तो इस तरह से उनको भी पता चला कि सेबी क्या होती है। तो इसके लिए रेरा आज के तारीख में शायद हमें वो फील नहीं होगा, क्योंकि सीएम ने भी स्टेटमेंट किया है कि नेक्स्ट 2 years आई विल बी वेरी वेरी लीनियंट। आई एम लीनियंट डज नॉट मीन दैट आई विल इग्नोर द लॉ। जहाँ 10% पेनल्टी है उधर कम से कम 1% पेनल्टी तो लगाएगा। तो जहां आपको पहले शायद पेनल्टी नहीं लगाएगा, पहला शो कॉज नोटिस देगा, लेकिन जो भी होगा वो आपका प्रोजेक्ट के ऊपर आपके नाम में एक धागा लग जाएगा। मतलब देयर विल बी वन इश्यू दैट विल बी कनेक्टेड टू यू, योर प्रोजेक्ट, हमेशा के लिए वो रहेगा। तो इसके लिए ये रेगुलेशन कर रहा है जहां पेनल्टी भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट, दे आर मोर कंसर्न विद द डेवलपमेंट। इफ देयर इज अ ऑर्डरली ग्रोथ, इफ देयर इज सर्टेन डिसिप्लिन, इट कैन हैपन। देन ऑफ कोर्स बिल वाज पास्ड इन 2016। देखिए शायद आप सबको मालूम है 1 मई 2016 से कायदा लागू हुआ, और उधर बताया गया था कि 1 मई 2017 से लागू होगा। फिर भी कितने सेमिनार हुआ था, कितने लोगों ने इसको सीरियस लिया? नहीं लिया, क्योंकि लोगों को लगा कि ऐसे बहुत सारा बोलते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है तो दे आर तैयार ये है कि नहीं है, एक बार छोड़ देता है, पानी में आपको ढकल देते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने अभी जीएसटी को भी कर रहे हैं, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन भी किया। आप कुछ भी देखेंगे तो यही करते हैं,
तो इनका हाँ फास्ट डिसीजन, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, और बाद में जो भी रेक्टिफाई करना है करेंगे। अभी तक आपको आश्चर्य होगा 10-12 सर्कुलर आ गया किसका, रेरा का। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ अभी तक? 70 रजिस्ट्रेशन हुआ है। पूना का लगभग 8 से या 10 रजिस्ट्रेशन। हाँ उसमें से 3 बिल्डर के ही 10। तो ये जो बिल है अभी जब तक हमें इफेक्ट नहीं होता है, हाँ पड़ोसी में आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, आने दो, ऐसा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अपने को वो लागू हुआ है। सो देयर आर अबाउट 92 सेक्शंस, 10 चैप्टर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कायदा है और स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है या यूनियन टेरिटरी, और बाद में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ऑलरेडी बन गए। गौतम चटर्जी जो है इसका अध्यक्ष है, महारेरा, इसको महाराष्ट्र के लिए उन्होंने महारेरा बोला है। अदरवाइज एम रेरा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने महारेरा बोल दिया है। रेडा भी हो गया ना, रेडा भी बोलते हैं, राणा भी बोलते हैं। एक्ट टू एस्टैब्लिश रियल एस्टेट रेगुलेटरी, एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ है। और इसमें क्या किया है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल है, उसके बाद एजुडिकेटिंग ऑफिसर। अभी एजुडिकेटिंग ऑफिसर का भी अपॉइंट हुआ है। कापड़निस एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उनको मेंबर ऑफ द बोर्ड लिया गया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो मेंबर है और उन्हीं को एक एडिशनल जवाबदारी दिया है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर। एजुडिकेटिंग ऑफिसर का क्या जवाबदारी है कि 4 सेक्शन के ऊपर वो काम करने वाला है, जो डैमेजेस फिक्स करने के लिए। वो है सेक्शन 12 जहाँ गलत एडवर्टाइजमेंट करके आप पैसा लेते हो या कोई नुकसान होता है, और दूसरा आपका 14 सेक्शन जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करते हो और जो आपने बताया वो हिसाब से डिलीवरी नहीं करते, दैट इज सेक्शन 14। फिर सेक्शन 18 जहाँ डिलीवरी डिले होता है, जैसे इंटरेस्ट है, फिर कॉम्पनसेशन है, और मान लीजिए इंश्योरेंस है जो आपको लेना था उसके या टाइटल को लेकर कुछ डिफेक्ट्स है, तो उसमें सेक्शन 18। सेक्शन 19 इफ द अलॉटीज हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो इस तरह से 4 सेक्शन का जो डैमेजेस है वो असेस करने के होता है। लिए कितने साल बाद डिफेक्टिव मतलब ये मान लो 20 40 50 साल के बाद भी नहीं, टाइटल डिफेक्ट का उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटेशन निकाल दिया। मान लीजिए आप डेवलपर है, डेवलपर होने के बाद आपने बिल्डिंग बनाया और उसके बाद 5 साल 10 साल के अंदर बाद में या 25 साल के बाद भी कोई डिफेक्ट निकलता है, उसका पूरी कॉम्पनसेशन आपको देना है। तो ये जरा दिक्कत, देयर इज नो टाइम लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेक्शन आपने बात किया क्योंकि वो निकल आया, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर कितना साल का डिफेक्ट करना है, तो उसका क्या रास्ता है। सेक्शन 18 थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पनसेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, सबसे खतरनाक सेक्शन ये है। यदि आप देखते हैं, हाँ पेज नंबर 71, इसमें क्या है थोड़ा सा गौर करते हैं, क्योंकि आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है, सेक्शन 8 एंड 18, these are the very very draconian। ये सेक्शन 18 आप देखेंगे, एक तो सेक्शन 18 बोलता है कि आपको कोई भी हालत में if the promoter fails to complete the project or is unable to give the possession of apartment or plot or building in accordance with the terms of the agreement for sale, or as the case may be duly completed by the date specified therein। So one most important is आपको डेट, जो भी डेट में आप कमिटमेंट करते हो, डेट ऑफ पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल आता है डेट ऑफ पोजीशन आपको एग्रीमेंट में लिखना है और आपको डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपको साइट में मतलब रजिस्ट्रेशन करते टाइम देना, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो क्या ये दो अलग अलग डेट हो सकता है? मेरा पहला सवाल। हाँ? कैसा? देखिए फ्लैट का पोजीशन मैं कब देता हूँ? ओसी आने के बाद, बिल्डिंग कंप्लीशन होने के बाद मैं पोजीशन देता हूँ। डेट ऑफ पोजीशन एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, कैन देयर बी 2 डिफरेंट डेट्स? रजिस्ट्रेशन, मैं साइट में मैं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करता हूँ, उस टाइम में मैं बोलता हूँ मेरा प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट करूंगा, 5 साल में कंप्लीट करूंगा, जो भी डेट देंगे
बराबर है। मान लीजिए आज आपने प्रोजेक्ट चालू किया 31 दिसंबर 2018 यू आर गिवन एज द डेट ऑफ पोजीशन और कंप्लीशन इन द वेबसाइट। आपको वेबसाइट में देना पड़ता अंडर डिक्लेरेशन बी। आपने ये 31 दिसंबर 2018 दिया, क्या मैं एग्रीमेंट में लिख सकता हूँ 31 दिसंबर 2017 मेरा पोजीशन डेट है? हाँ? लिख नहीं सकते। Earlier we can. हाँ? Earlier date we can. या बाकी का आगे का तो डेट लिख ही नहीं सकते। Earlier date. अर्लियर डेट लिख सकते हैं? नहीं लिख नहीं सकते हैं लेकिन लोग देते हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी हम कायदे की बात कर रहे हैं। नहीं लिख No, सकते। by law. क्योंकि कंप्लीशन से Why? देने नहीं है। Why you cannot write? We can write. कंप्लीशन से हाँ? देने नहीं ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हाँ? Before declared है। Before declared है। नहीं वो हमारे हिसाब से है, यहाँ registration की extension मांग रहे हैं। completion of the project. हाँ। Not ending the कंप्लीशन project. देते, कंप्लीशन हो। ठीक है? हाँ। Here we are saying कि when I will give completion of 5 buildings, हाँ। then it will be date of Yes, completion of the earlier project. date, registration को हमने complete मांगा है। If your target is different. हाँ जरा आप बताइए। नहीं कंप्लीशन लेके दे सकते हैं। कंप्लीशन कंप्लीशन लेके दे सकते हैं। हाँ नहीं कंप्लीशन लेके हाँ। मैं लिखता हूँ कि मेरा कंप्लीशन होगा 2018 में और जब मैं एग्रीमेंट करूंगा वो 2017 का लेट लिखूंगा। Agreement पहले हुआ है तो you can't help. नहीं आज के दिन है। No, you can't. We can give it because it is an open document. Ultimately, the second date will prevail over the first date. So you can give anything No. previous. No. It is improper disclosure. इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर। What I call it. हाँ हाँ। It's not क्या proper क्या disclosure. लगता है दूसरा का व्यूज? देखिए ये डेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड ये अगर एक एग्रीमेंट में ये डेट दिया है और अगर हम लोग यहाँ तक पोजीशन दे सकते हैं तो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट हमको देना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत आएगा नहीं ये डेट को देने की। ये डेट तक हमारा एक्सटेंशन रहेगा। हाँ ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो लीगल ऑफिसर सबसे मैंने बात किया तो उनका ये बोलना है, देखो आप कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कब कर रहे हो वो आप बताओ, 2018 बराबर? एक बिल्डिंग को एक डेट दे सकते हैं ना, पहले हाँ? 4 बिल्डिंग रहेगा तो एक बिल्डिंग को डेट दे सकते हैं ना। Big Correct. before, और so- लास्ट Depends what is your project और project को वो called डेट दे सकते हैं registration. ना। अभी कंप्लीशन में मान लो आपका लेआउट है उसमें एक स्विमिंग पूल भी है। हाँ। स्विमिंग पूल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं Complete होगा। लेकिन बिल्डिंग नंबर 1 आपका 2 बिल्डिंग है हाँ। और एक स्विमिंग पूल है। हाँ। बिल्डिंग नंबर 1 आपने कंप्लीट करते हैं 2017 में दे सकते और वो तब आप बोलते हैं अपना एग्रीमेंट है 2017 में मैं दूंगा, बराबर? प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा 2018। तो आप इस तरह का डेट कर सकते हैं, ऐसा व्यूज है। तो इसी व्यूज को लेकर मैं सेक्शन 18 को पढ़ता हूँ। तो इस केस में 2017 में जो एक बिल्डिंग हुआ है उसका पार्टली कंप्लीशन देना पड़ेगा ना? हाँ। ऑफ कोर्स विदाउट ओसी यू कैन नॉट डू दैट। हाँ सी ठीक है यू विल कंप्लीट। मान लीजिए एक Partly लेआउट कंप्लीशन है, swimming pool नहीं हुआ है। लेआउट में बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 2 है और इधर स्विमिंग पूल है, वो देना ही पड़ेगा। बराबर ना? एमिनिटी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए फिर क्या होता था? हाँ एमिनिटीज कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ है। हाँ तो लेकिन फ्लैट का पोजीशन तो आप दे सकते हैं ना, हाँ। पार्ट पोजीशन तो ओसी तो देते ही है ना। पार्टली कंप्लीशन लेके देना पड़ेगा। हाँ जिनका Partly बिल्डिंग का completion पोजीशन दे लेके रहे देना हो पड़ेगा, आप वो बिल्डिंग को कंप्लीशन करके दे सकते हैं ना। वो बिल्डिंग नहीं, को नहीं, कंप्लीशन नहीं, का अथॉरिटी नहीं देता है मुझे। कहाँ करता है? कमिश्नर सुनिए, उसके सुनिए, एक नीचे मिनट। के सर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी नहीं करता एक मिनट वी विल कम। आप समझ लो आपने एप्लीकेशन दे दिया, 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 6 महीना भी हो गया, वो पोजीशन ऑक्यूपेशन लेटर नहीं दे रहे। आपका ये सवाल है क्या रेरा इसमें इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? अभी मुझे आप बताइए क्या आप उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ नहीं जाएगी। आप कंप्लेंट डालने को तैयार है क्या रेरा के पास? नहीं जाएगी। नहीं जाएंगे। नहीं आप नहीं डालेंगे। Practically मान लो ये दिल से- एक मिनट, प्रैक्टिकली क्लाइंट जाता है और कंप्लेंट करता है हाँ। तो तब आप अपना मुद्दा रखेंगे कि नहीं Yes, रखेंगे? रखेंगे ना? यदि आप वो मुद्दा रखते हो, ये मुद्दा आप रखने को तैयार हो, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेरा बुलाएंगे, वो आप बोलेंगे कि किधर है, कौन सा प्रोविजन है, ओरल नहीं है राइटिंग में है, वो मैं दिखाऊंगा। सर ऐसे केस में जब हमारा बिल्डिंग रेडी है, जैसा उन्होंने बताया बिल्डिंग रेडी है और 6 महीने का पीरियड था, हमारा 31/6 को हमारा बिल्डिंग पूरा हो गया, 31/12/17 को देना था और कस्टमर क्या होता है 95 पैसा देने के बाद वो रुकना नहीं चाहता क्योंकि उसका रेंट नहीं चालू होता, प्रॉब्लम होता है। ऐसे केस में हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास उसी नहीं है, लेकिन कस्टमर घुस सकता है क्या? कस्टमर तो घुस ही नहीं सकता। क्यों? वो आपसे झगड़ा करके घुस गया। नहीं वो घुस सकता है। बिल्डर और मार्केट पर नहीं। ठीक है, वो उसको घुसने दो, एक मिनट उसको घुसने दो, लेकिन आप तो उधर का देखभाल करने वाला आप प्रमोटर हो, हाँ है। बराबर है? जैसे आपने प्रमोटर हुआ तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इधर ये कस्टमर घुसे हैं, अलॉट इस घुसे हैं करके आपको आप पैसा लेटर दे सकते हो ना? हाँ आप दे दो,
कस्टमर उस समय लेटर दे सकता हूँ आप दे दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस केस में कस्टमर को क्या होता है उस केस में कस्टमर को क्या होगा, वो नहीं देना में कुछ है कैसे होता है 100% पेनल्टी, कस्टमर को 100%। वो जब बिल्डर नहीं दे सकता है वो जबरदस्ती ले भी नहीं सकता है ना। सेक्शन आप 19 देखेंगे, 19 सेक्शन वो देखेंगे, उसके पहले सेक्शन 18 को देखते हैं। पहले हम लोग कंक्लूड करते हैं बिकॉज टाइमलाइन के हिसाब से जाते हैं। तो हाँ टाइमलाइन के हिसाब से जाते हैं। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि आप अलग अलग डेट कर सकते हो, लेकिन एक बार डेट दिया, लेट अस से डेट ऑफ पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 ये बता रहा है कि इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और अनेबल टू गिव द पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट plot or building in accordance with the terms of the agreement for sale. What you have entered in the project detail is different, what you are entering into agreement for sale is different. That is what I want to try to bring to your notice. So if it is an agreement for sale, okay, or as the case may be completed by the date specified therein, due to discontinuation of a business as developer on account of suspension or revocation of the registration under the act, or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottee in case of the allottee wishes to withdraw from the project without prejudice to any remedy available. Okay, what we are saying is, वो assess that customer can withdraw. आपने डेट जिस दिन बोला उस दिन नहीं करता है तो he can withdraw. The moment he withdraws, क्या compensation होगा? Without prejudice to any other remedy available to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf, including compensation in the manner as provided under this act. इसका मतलब आपको इंटरेस्ट तो देना ही है पूरा अमाउंट के ऊपर, प्लस आपको कॉम्पनसेशन भी देना है। आप बोलेंगे कि कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन, मान लो आपको जब बुकिंग किया था 3000 का रेट था, अभी 7000 का रेट हो गया, 4000 रुपए का डिफरेंस है। 4000 रुपए इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर फुट जितने उसने बुक किया, ये पूरा कॉम्पनसेशन आपसे वो डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि वो बोलेंगे कि भले मैंने 3000 का रेट से बुक किया था, उस टाइम में 3000 रेट बाजार में था, आज 7000 का रेट बाजार में, इसके लिए मुझे आपको ये डिफरेंस कॉम्पनसेशन में देना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको मुद्दल भी देना है, उसके ऊपर से आपको कॉम्पनसेशन भी देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि कस्टमर विड्रॉ हो सकता है। दूसरा जो है, मान लो कस्टमर कंटिन्यू भी कर सकता है। लुक एट दिस, provided that where allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid by the promoter interest of every month. मतलब आपने डेट ऑफ पोजीशन दे दिया, उसके बाद आपका ओसी नहीं आया, इसके लिए आपने पोजीशन दे दिया, आपको इंटरेस्ट हर महीना देना ही है। So there is no going back. So you have to pay the interest from that date, plus we will have to pay the compensation also. अभी आप पूछें इंटरेस्ट देने के बाद कॉम्पनसेशन क्या है? इंटरेस्ट देने के बाद कॉम्पनसेशन ये होता है कि उसने भाड़े में किधर भी लिया तो वो भाड़ा भी आपको देना है, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए क्योंकि ईएमआई भर रहा है वो, और प्लस उसको आपको कॉम्पनसेशन भी देना है। द प्रोमोटर शैल कॉम्पनसेट, दूसरा देखिए, द प्रोमोटर शैल कॉम्पनसेट द अलॉटी इन केस ऑफ एनी लॉस caused to him due to the defective title. Word underlines the defective title of the land on which the promoter is being developed or as developed in the manner as provided under the act, and the claim for compensation under this subsection shall not be barred by limitation provided under this law for the time. मतलब there is no law of limitation. 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कोई डिफेक्ट आपका टाइटल में आ गया तो you are to compensate. मान लो 5 भाई लोग थे लैंड ओनर, 4 लोग भाई बोलो से आपने एग्रीमेंट किया, डेवलपमेंट किया, सब हो गया, 5वां भाई जो फॉरेन में था वो आया और कॉम्पनसेशन डालता मुझे 5 करोड़ चाहिए, शायद आपको वो देना पड़ेगा। If the promoter fails to discharge any of the obligations imposed on him under the act or the rules or regulations made thereunder or in accordance with the terms and conditions of the agreement for sale, he shall be liable to pay such compensation to the allottee in the manner as provided. मतलब और भी कोई वायलेशन करता है उसका भी कॉम्पनसेशन आपको देना है। सेक्शन 18 इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया अलग अलग डेट हो सकता है और कॉम्पनसेशन आपको देना। Let us come to it establish the state real estate regulatory authority। जैसा मैंने बताया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एपीलेट ट्रिब्यूनल है और एजुकेटिंग ऑफिसर है। 3 अलग अलग अथॉरिटी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 3 आदमी का बोर्ड है, फिर एजुकेटिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज है, और लास्ट जो है दैट इज एपीलेट ट्रिब्यूनल। सो आगे बढ़ते हैं। द लॉ वेस्ट अथॉरिटी ऑन द रियल एस्टेट रेगुलेटर गवर्न बोथ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हर प्रकार का, इंडस्ट्रियल। कई बार व्हाट्सएप में घूमता था इंडस्ट्रियल कवर्ड नहीं है,
तो जब बिल्डिंग बताया गया, बिल्डिंग मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अपार्टमेंट बोला गया तो एवरीथिंग, द लॉ मेक्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्लॉट, द लॉ मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द डेवलपर्स। कई बार मुझे पूछा जाता है सर मैं एग्रीकल्चरल प्लॉट बना के बेचता हूँ, नॉन एग्रीकल्चर करता नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर, मैं तो शेतकरी हूँ, मैं प्लॉट ही बेचता हूँ, क्या मैं कवर्ड हूँ? आंसर, इफ यू आर डूइंग ए प्लॉट देन यू आर कवर्ड। हालांकि आप बोलेंगे वो ऐसा करके प्लॉट बेच सकता हो क्या? सही में बेच नहीं सकता, लेकिन मान लो एग्रीकल्चरल प्लॉट है, एग्रीकल्चर वाले को ही मैं देना चाहता हूँ, मेरे पास 10 एकड़ का प्लॉट है, मैं 1-1 एकड़ का प्लॉट करके बेचना चाहता हूँ। यदि आप बिजनेस करते हैं, द वर्ड यूज्ड इज बिजनेस, तो फिर ये कवर्ड है। मान लो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, 2 एकड़ का जगह है, मैं डेवलपर हूँ, आप मुझे देते हो या बेचते हो, तो यू आर नॉट कवर्ड। बट इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस, here is what is happening, one to one transaction is happening, you are not doing a business। यदि आप 2, 3, 4 प्लॉट करके बेचते हो तो कस्टमर को देते हो, तो रियल एस्टेट में कवर्ड है। अनऑथराइज्ड लेआउट रहेगा तो भी कवर्ड है ना। मान लो आप किसी अथॉरिटी के पास देखिए, आपको लिकर का बिजनेस करना है, आपको लिकर का बिजनेस करना है, तो सही ढंग से आइदर वाइन शॉप होना चाहिए या परमिट रूम होना चाहिए। आप बोलेंगे मैं वाइन शॉप भी नहीं लाइसेंस लेता हूँ, मैं परमिट रूम भी नहीं करता हूँ, और मैं मेरा पान का दुकान में मैं बेचता हूँ, तो नहीं बेच सकते ना, इट्स इलीगल। सो इफ यू आर डूइंग इलीगल, somebody complains, then there is a 10% penalty। So 10% of the estimated cost of the project will be levied as a penalty। तो आप इलीगल काम नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज क्लियर, क्योंकि इधर रेगुलेट हो रहा है, बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस उसी तरह से करना चाहिए जो परमिशन मिलती है, तो आप ऐसे इलीगल नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट we are talking about law makes it mandatory for the developers to post the information। पूरी देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसके पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट शुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो इसके लिए आपको विंडो दिया है, जो लगभग 44 स्लाइड्स है, और हर प्रोजेक्ट के बारे में हर डिटेल आपको देना है। ये एक कम्बरसम जॉब है, जैसे कि आपको पता है एक वोटर का भी हमको फॉर्म भरना है, हमको तकलीफ पड़ता है 2 पेज का 4 डिटेल, लेकिन इधर तो इतना डिटेल देना है आपको। पूरी प्रोजेक्ट आने वाला 10 साल में आप क्या करने वाले हो, पूरी कुंडली आपको देना है, फ्यूचरिस्टिक व्यू देना है। तो करंट प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ऑन द बेस ऑफ एम्बिगुअस सुपर बिल्ट अप एरिया वगैरह सब निकल जाएगा। ओनली दैट विल बी कारपेट। कारपेट का डेफिनेशन भी दिया है, शायद आपने वो पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, या The maximum jail term for the developer who violates the order of the appellate tribunal of the RERA is 3 years, with or without fine। ये देखिए, हाँ ये मुझे इधर बताना है, 3 ईयर का जेल टर्म डायरेक्टली नहीं है, ये तो आपको सही ढंग से समझ है। और आपको कोई भी बिल्डर को ये डरना जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ डायरेक्ट पुलिस केस होगा। पुलिस इसका रिकग्निशन ले ही नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का दायरे में आता नहीं, क्योंकि जब सेपरेट रेगुलेटर अपॉइंट किया तो पुलिस का काम नहीं, बिजनेस करने के लिए ना। दूसरा, पुलिस एफआईआर तो लॉन्च नहीं कर सकते, फिर एफआईआर कौन कर सकता है? एफआईआर थ्रू कोर्ट ही हो सकता है। अभी आप बोलेंगे कि कोर्ट कैसा करेगा? कोर्ट को करना है तो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया तो ही कोर्ट उसको रिकग्निशन लेगा, डायरेक्ट भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आप पूछेंगे किधर लिखा है? सेक्शन 90 हम देखते हैं, बुक नंबर 1 में, पेज नंबर में बताता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है, बहुत सारे बिल्डर यही समझ के जा रहे हैं सर हमको पुलिस का डर है, हमको पुलिस पैसा लेगा, पुलिस वो करेगा। आप बेशक पुलिस को बोल सकते हैं भाई साहब सेक्शन 90 पढ़ो, आपको अधिकार में आता ही नहीं, जो चीज आपको अधिकार में नहीं आता आप कैसे कर रहे हो? 80 सेक्शन 80 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 118 एक 2 मिनट इसको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा सेमिनार में मैं जाता हूँ तो बिल्डर लोग बोल रहे सर मेरे को जेल में जाना पड़ेगा क्या, मुझे जेल में लेके जा रहे क्या? मैं अलग अलग जगह में जाता हूँ तो हम जेल में जाते तो हमको डर नहीं, अभी हम सीए लोगों को, आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को सब लेके जाएंगे, तो उधर ही लॉयर डिफेक्टिव टाइटल देगा, सच टाइटल तो उनका रिस्पांसिबिलिटी, मोफा से लेट जाएगा जेल में। तो आप इसको जरा पढ़ लेते हैं, ये जरा समझना जरूरी है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नो कोर्ट शैल take cognizance of any offence punishable under this act or the rules or regulation made thereunder, save
on a complaint in writing made by the authority or by any officer of the authority duly authorized by for this purpose. मतलब कोई भी कोर्ट कोई भी क्रिमिनल केस का लेना है तो किसने करना चाहिए? अथॉरिटी ने करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कंप्लेंट जाना है वो पहला अथॉरिटी के पास ही जाना है। अथॉरिटी कोर्ट से भी बड़ी होगी। हाँ, कोर्ट में जाना है तो कोर्ट से भी बड़ी अथॉरिटी होगी एक्चुअली। दैट्स करेक्ट। दूसरा, नो कोर्ट inferior to that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class shall try any offence punishable under this act. मतलब इसमें भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही करना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, दूसरा कोई भी कोर्ट नहीं ले सकता। उसका पहले आप देखेंगे सेक्शन 79, उधर लिखा गया कि कोई भी सिविल कोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। मतलब क्रिमिनल कोर्ट भी लेना है तो किसने करना चाहिए? अथॉरिटी ने करना चाहिए। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट गोज टू दी अथॉरिटी। देखिए 79 पढ़ता हूँ, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन any suit or proceedings in respect of any matter which the authority or the adjudicating officer or the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act. इसका मतलब सिविल कोर्ट का भी बार है। क्रिमिनल कोर्ट में जाना है तो भी पुलिस में तो जा ही नहीं सकते, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में भी जाना है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में जाना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में भी जाता है तो आपको किसने करना चाहिए? रेगुलेटरी अथॉरिटी ने करना चाहिए। सो आई थिंक वी आर ऑन दैट। सो देयरफॉर मेनी पीपल, हाँ, ये सब होने के बाद यदि पनिशमेंट होता है, और पनिशमेंट होते टाइम पहली पनिशमेंट है वो फाइन का, पहला पनिशमेंट जेल का नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यदि नॉन रजिस्ट्रेशन करते हो उधर भी ये लिखा जाता है कि आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि पहली बार कि आप रजिस्ट्रेशन करो और आपको 10% पेनल्टी लगाया जाएगा, और वो बोलने के बाद भी आप नहीं करते हो तो दूसरा पनिशमेंट आएगा, फिर जेल टर्म। जेल टर्म डायरेक्ट नहीं आता है, तो हमेशा फाइन रहता है। फाइन आप नहीं भरते हो और ऑर्डर कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर आपको क्या आएगा? जेल टर्म। रेगुलेटरी अथॉरिटी जेल टर्म आपको दे सकती है ओनली ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन एंड नॉन कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बाकी का कोई भी सेक्शन में रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको जेल टर्म भी सुना नहीं सकता। फिर जेल टर्म कौन सुना सकता है? जेल टर्म सुना सकते हैं यदि कराना है तो एपलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑर्डर आप कंप्लाई नहीं करते हो, एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। एपलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और उसके बाद भी आप नहीं कंप्लाई करते हो, फिर जेल टर्म। इसके लिए इतने डरने का जरूरी नहीं कि जेल टर्म को लेकर। यस प्लीज। सर आई जस्ट एक्सटेंड टू दिस वन। या प्लीज। इससे कैसे होता था, आज कस्टमर को अगर प्रॉब्लम होता था तो वो कंज्यूमर फोरम में जाता था, यूज्ड टू गो टू पुलिस, यूज्ड टू गो टू दिस। इसका मतलब ये भी है कि ये सब भी पूरा रेरा में की चलेगी, ऑल कंप्लेंट्स? यस, ऑल कंप्लेंट्स आर टू द रेरा एक्सेप्ट कंज्यूमर कोर्ट को कंटिन्यू किए, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है दैट इज एडिशनल रेमेडी है। तो जब एडिशनल रेमेडी है उसको बाहर नहीं किया, ओनली कंज्यूमर कोर्ट का रेमेडी है। लेकिन लोग कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे जब डेडिकेटेड रेरा है, अथॉरिटी है। MOFA is also parallelly active right now. Yes. राइट नाउ इट इज एक्टिव। Will it वो जाके ये 100% आएगा, उसका बारे में वर्किंग चालू है। Because इतना सब करके अगर MOFA भी चालू है तो ये person will say that under MOFA I am going to the police. नहीं नहीं, जो पावर, देखिए जो पावर रेरा को दिया है, बराबर है, वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है। चाहिए तो वो भी मैं थोड़ा सा, आपने सवाल किया तो वो पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपको जहां भी नोटिंग करना है जो मैंने बात किया, सेक्शन 80, सेक्शन 79। अभी हम लोग आते हैं सेक्शन 88, वो क्या बता रहा है और सेक्शन 89 क्या बता रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 88 ये बता रहा है, 128 बराबर। सेक्शन 88 ये बता रहा है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉस नॉट बार्ड। इसका मतलब क्या है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। दूसरा कोई भी लॉ है वो कंटिन्यू रहेगा, जैसे आपका अपार्टमेंट एक्ट है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है,
महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है, बाकी अपना अपना जो कायदा वो जगह में रहेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। बट उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखिए, इसके लिए मोफा कंटिन्यू रहेगा, मगर नेक्स्ट सेक्शन विल ओवरटेक मोफा। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्ट 89 बोलता है, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force। इसका मतलब ये होगा कि मोफा में कोई भी सेक्शन इनकंसिस्टेंट है रेरा को लेकर, तो वो मोफा का कायदा इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो रेरा का ही इंप्लीमेंट होगा। अभी देखिए रियल एस्टेट का पूरी कायदा रेरा ने टेक ओवर किया है, तो आप बोलेंगे कि सेक्शन 13 ऑफ मोफा टॉक्स अबाउट ऑफेंस, लेकिन ऑफेंस में जाना है तो सेक्शन 90 आता है, इधर जो डिस्कस किया मैंने सेक्शन 80 आ गया, सेक्शन 13 के ऊपर आया सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है कॉग्निजेंस हैज टू बी टेकन बाय द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और वो भी ऑन द बेस ऑफ द कंप्लेंट मेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके लिए मोफा का सेक्शन 13 जो है ऑफेंस वगैरह वो खारिज हो गया, सो दैट कैन नॉट हैपन। सो मोटा मोटा मोफा का कोई भी सेक्शंस मुझे नहीं लगता कि उधर लागू रहेगा। सर रेरा के ऊपर फिर कौन से कौन जजेस है? रेरा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? रेरा के ऊपर है एपीलेट ट्रिब्यूनल, उधर भी हाई कोर्ट का जज रहेगा, अच्छा, प्लस 2 मेंबर्स रहेंगे, उसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल, उस तरह से 3 मेंबर का अगेन एपीलेट ट्रिब्यूनल है। उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाँ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, बराबर। या प्लीज गो अहेड। The developer cannot make any changes to the plan that had been sold without the written consent of the buyer। जो 2/3 of majority उसमें चाहिए हमें। अगर हमें कोई भी प्लान में चेंजेस करना है या कुछ भी करना है, तो अगर हम लोगों ने सेल किया है तो 2/3 of the majority का हमें उनका सैंक्शन चाहिए उसके ऊपर। जो प्लान चेंज, सैंक्शन जो प्लान है, और इट्स अ मेजर। एट द एंड ऑफ द डे सैंक्शन प्लान के अंदर ही अगर हम लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट, माइनर चेंज का व्याख्या क्या है? How this will be implemented? Suppose- At what level this is going to be implemented? कॉर्पोरेशन लेवल पे या जो भी अथॉरिटी है, जो कंपिटेंट नहीं, अथॉरिटी ये है, 2/3 कंसेंट कौन मांगेगा? कॉर्पोरेशन मांगेगा या अथॉरिटी मांगेगा? रेरा, बिकॉज़ रेरा ऑल मांगेगा। प्रोजेक्ट गोस ऑन द अगर कॉर्पोरेशन सैंक्शन करता है देन कोई कंप्लेंट करेगा तो ही मांगेगा, Yes. अदरवाइज नहीं मांगेगा। नहीं, क्या है, एक बार आपका प्लान पास हो गया, हाँ, बराबर ना, हाँ, तो आपने रेरा में रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया पूछेंगे, हाँ। एक बार किया कि नहीं किया पूछेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक रेरा का परमिशन नहीं आता है, 2/3 अलॉटी का परमिशन के साथ आप नहीं आते हो, वो नहीं करेंगे। चाहे तो सेक्शन 14 हम पढ़ते हैं, ताकि ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है, तो सेक्शन 14 पढ़ते हैं तो उससे पूरा क्लैरिटी आएगा। हाँ, few minutes we'll just take it। 65 सेक्शन 14 पेज नंबर 65, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोगों को प्लान चेंज करने का इच्छा रहता है, और सर ने पूछा माइनर मेजर। अभी जो पहले अभी काम चल रहा है, जिस काम में 4 बिल्डिंग है, जिसमें 2 बिल्डिंग पूरा हो गया, लास्ट वाला बिल्डिंग 3 BHK का था, हम चाहते हैं कि माल सेल नहीं हो रहा, उसको 2 BHK कन्वर्ट करना है, 2 बिल्डिंग सेल किया हुआ। इस केस में भी क्या होगा? इस केस में अभी पहले प्लान पास हुआ था 1.5 साल पहले, काम यदि चल रहा उसको रजिस्टर नहीं किया है तो कोई रजिस्ट्रेशन जो आज करेंगे हम लोग, आज अभी पता नहीं हमको, तो अभी जो रेगुलर प्लान है, जैसे 2 BHK की बिल्डिंग है, 1 BHK, 3 BHK की बिल्डिंग है, लेकिन अभी मार्केट स्लैग है, इसलिए 3 BHK सेल नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको चेंज करना है। और ऑलरेडी समझो 40, 50, 60, 70 फ्लैट 40% माल सेल हुआ है। इस केस में अभी क्या होगा आगे? मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आएगा, उधर 2/3 का जो भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीसी पहले इसलिए नहीं, उसमें पूरी आपने कोई भी बेचा ही नहीं ना, वो 40% का माल बेचा है ना। हाँ, बिल्डिंग अलग है। बिल्डिंग अभी बिल्डिंग अलग है ना, 4 बिल्डिंग में से लास्ट वाले बिल्डिंग लास्ट बिल्डिंग में, उसमें 40% का माल बेचा है पर काम चालू नहीं किया है, एंड नाउ दे वांट टू रिवाइज इट। बराबर। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम। सो नहीं, नहीं, एटलीस्ट नहीं, नहीं, 40% of the ये sanction एक काम करते हैं, सेक्शन 14 को पढ़ते हैं ओके और फिर आपका सवाल मैं लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड देयर। देखिए, एडहेरेंस टू द सैंक्शन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस बाय द प्रमोटर। The proposed project shall be developed and completed by the promoter in accordance with the sanction plans, okay, layout plans and specifications approved by the competent authority। तो जो sanction हो उसी तरह से आपको करना है। अभी सवाल आता है notwithstanding, अभी notwithstanding anything contained in any law, contract or agreement
after the sanction plans, layout plans and specifications and the nature of the fixtures, fittings, amenities and common areas of the apartment, plot or building as the case may be, as approved by the common authority are disclosed, underline the word disclosed, and furnished to the person who agrees to take one or more of the said apartment, plot, building as the case may be. The promoter shall not make any additions, alterations in the sanctioned plans, layout plans and specifications and the nature of fixtures, fittings and amenities described therein in respect of the apartment or building, plot as the case may be, which are agreed to be taken without the previous consent of that person. इसका मतलब उस particular apartment building या उसने जिन्होंने लिया है उनका consent के बिना आप उसमें change नहीं कर सकते, ये पहली बात। उसके बाद provided further that the promoter may make such minor additions or alterations as may be required by the allottee or such minor changes or alterations as may be necessary due to architectural or structural reasons, due recommended and verified by the authorized architect or the engineer after proper declaration and intimation to the allottee. तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज करेंगे एलिवेशन में इधर उधर वो हो सकता है, but that should be informed. No need of taking consent for minor. Now what is minor? We will have to see case to case basis. Next आते हैं explanation. A important. For the purpose of course minor addition or alteration excludes structural change, including an addition to the area or change in the height, or the removal of part of the building, or any change in the structure such as the construction or removal or cutting into any wall or part of the wall, partition, column, beam, joist, floor, including a mezzanine floor or other support, or a change to or closing of any required means of access, ingress or egress, or change to the fixtures, equipment, etc. मतलब आप कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज दीवार भी नहीं कर सकते, एक विंडो भी नहीं खोल सकते। फिर माइनर चेंज क्या हुआ? सिर्फ हो सकता है टाइल्स डालना, पेंटिंग करना, वही होगा। आप कोई भी इधर लिखा है कि यदि आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो, दीवार में कोई छेद करते हो, this all becomes a major change. So you cannot do without the consent of the फ्लैट लेने के बाद परचेस करने के बाद लोग इंटीरियर करते हैं, दीवार तोड़ते हैं, तोड़ते वो परचेसर भी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाए, नहीं करना चाहिए, आप अलो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, वो परचेस के बाद करता है जो वो भी नहीं कर पाएगा। नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। Any other alterations or addition, next देखिए, any other alteration or addition to the sanctioned plans, layout plans and specification of the building or the common area within the project without the previous, अभी इधर within the project, ये अंडरलाइन करिए within the project। आपका जो सवाल है ना, ये इसमें आता है। यदि आप प्रोजेक्ट को क्या डिफाइन करते हो, वो अगला स्लाइड में हम लोग लेंगे। What is project? Whether you are going to declare a project as one building or you going to declare the project all 4 flats, 4 buildings as one project, ये important है। यदि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं ना, यदि 1, 2, 3, 4 बिल्डिंग है और चारों बिल्डिंग को लेकर एक प्रोजेक्ट आप डिक्लेयर करते हो, फिर ये 4th बिल्डिंग में आपको चेंजेस करना है, फिर आपका सबका कंसेंट लगेगा। यदि आप उसको एक ही बिल्डिंग में एक प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर करते हो, फिर आपको कंसेंट का जरूरी नहीं लगेगा। लेकिन एक ही प्लॉट में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? लैंड एरिया पूछते तो? हाँ, लैंड एरिया हमारा वो सवाल है, वो लेते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू में है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, अभी आपके मन में ये सवाल रखिए, ये मन में सवाल रखिए, हम लोग प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है। पूरी रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, पूरी रजिस्ट्रेशन में प्रोजेक्ट क्या है, मेरा फेज वाइज क्या है, कितने टाइम में मैं खत्म करके दूंगा और कितना एफएसए होगा, ये वर्किंग महत्वपूर्ण है पूरे प्रोजेक्ट में। सो इसके लिए आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट को डिक्लेयर करना है। आप प्रोजेक्ट में चेंज करते हो तो 2/3 का चाहिए, यदि प्रोजेक्ट क्या है वो आपको डिफाइन करना है। यदि आप एक बिल्डिंग का करते हो, फिर वो बिल्डिंग में चेंज करते हो तो 2/3 चाहिए। अभी चारों बिल्डिंग अलग अलग प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हो तो जरूरी पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो अभी आपका सवाल का जवाब आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा फाइनल करते हैं। कॉमन एरिया विद इन द प्रोजेक्ट विदाउट द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटेड अदर देन द प्रोमोटर हु हैव एग्रीड टू टेक एग्रीमेंट्स टू सच बिल्डिंग। अभी अदर देन अलॉटी क्यों बोला, प्रमोटर क्यों बोला है? मान लो आपका फॉर एग्जांपल टोटल 90 फ्लैट्स का बिल्डिंग है,
और आपने 130 बेचा है, 25-30 बेचा है, तो आप खुद है, फिर आप खुद चेंज करोगे, ऐसा नहीं। आपका जो 60 फ्लैट्स है वो निकलना चाहिए, फिर जो 30 बेचा है उसमें से 20 लोगों का कंसेंट चाहिए। सो देयरफॉर कई बार सवाल आता है सर वो ये एक्सक्लूडिंग प्रमोटर मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग प्रमोटर मतलब प्रमोटर ने जो अपना पास रखा है अनसोल्ड, उसको बात करके जो सेल किया उसमें 2/3। Also in that करेक्ट है कि पता ही है, अगर इन्होंने 2 फ्लैट लिए तो उनका एक ही हाँ उनका एक ही पकड़ दे एज अ होल। इन्होंने 2 फ्लैट लिया, इनको एक ही वोट पकड़ा जाएगा। 2 यूनिट है तो उसका एक ही पकड़। मान लो आपने आपका नाम से लिया, आपका बीबी के नाम से लिया, एचयूएफ के नाम से लिया, एसोसिएट कंपनी के नाम से लिया, और ये सब एक ही पकड़ा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 2/3 कंसेंट। नहीं तो मेजॉरिटी अपने ही लोग लेके वो बिल्डिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। सो वो एक्सप्लेनेशन में दिया है, आपको जरा पढ़ के बताता हूँ। Expression: for the purpose of this clause, the allottee, irrespective of the number of apartments plot, as the case may be booked by him or booked in the name of the family, or in the case of other persons such as companies or firms or any associate of individual, etc., by whatever name called, booked in the name or booked in the name of its associate entity or related, shall be considered as one allottee only. Only for this section. 2/3 last section पढ़ते हैं. In the case of any structural defects or any other defects in workmanship, quality and or provisions of services or any other obligation of the promoter, as the agreement for sale relating to such development in the brought to the notice of the promoter within a period of 5 years. 5 years defect liability. आपको ये defect को आपको जैसे ही नोटिस आया within 30 days आपको इसको खत्म करना है, या नहीं करते तो उसके ऊपर डैमेज आता है। ये ओवरव्यू में थोड़ा सा जाते हैं। ये लीज कवर्ड है, क्यों कवर्ड है? हम लोग अलॉटी का एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए अलॉटी, क्योंकि कई बार हमको पता चलता है कि सर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उधर बोला है कि सेल लिखा है, तो लीज किधर लिखा है? सेल में लीज थोड़ी आता है, सेल मतलब आउटराइट सेल होता है। तो इसके लिए अलॉटी का डेफिनेशन हम देखते हैं, तो उसमें क्लियर कट लिखा है लीज इज कवर्ड। क्योंकि वो उसको डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ता हूँ। अलॉटी मीन्स का परचेजर, पेज नंबर 35। Allotee in relation to real estate project means the person to whom a plot, apartment or building as the case may be, has been allotted. Allotment कुछ भी तरह का हो सकता है। It could be permanent alternative accommodation हो सकता है, लैंड ओनर को आप दे सकते हैं, एक एनक्रोचर को दे सकते हैं, इन्वेस्टर को दे सकते हैं, कोई भी कारण से आपने अलॉटमेंट किया। Sold. The sale can be whether on freehold basis or leasehold basis. It is made very clear when you are selling on freehold basis or leasehold basis, okay, or otherwise. The most important is otherwise. Otherwise मतलब कोई भी कारण से, कोई भी हिसाब से आप ट्रांसफर करते हो। Transferred by promoter and includes a person who subsequently acquires said allotment through sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such plot, apartment, building as the case may be is given on rent. What is rent? You know, rent मतलब under live and license. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, बट अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लॉन्ग टर्म लीज कवर्ड है। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी कवर्ड है दैट इज कवर्ड अंडर लीज। सो दैट इज वन इशू। प्लॉट इज कवर्ड, बिल्डिंग इज कवर्ड, अपार्टमेंट इज कवर्ड एंड योर लीज इज आल्सो कवर्ड। ओके, हु इज अलॉटिंग? अलॉटिंग मींस सब्सिक्वेंट पर्सन। मान लो आई एम द फर्स्ट परचेजर एंड आई एम गिविंग टू ऋषि सर, नेचुरली ही इज अ सब्सिक्वेंट पर्सन, फिर भी जो डेवलपर का और इनका जवाबदारी सेम रहेगा। बिकॉज जो भी आपने मेरे से कमिटमेंट किया, पोजीशन 2018 में देते बोला थे, तो इनको भी आपको 2018 में देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उनका 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी भी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि यू कैन नॉट चार्ज ट्रांसफर फीस। क्यों ट्रांसफर फीस नहीं कर सके? क्योंकि 10% पैसा लेने के बाद आप उसके पास एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं। द मोमेंट यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल, दैट मींस यू हैव ट्रांसफर्ड योर टाइटल टू customer. So now the customer can transfer it to anybody he wants because it is on ownership basis. So इसके उधर आप ये नहीं बोल सकते मुझे ट्रांसफर करना है, आपका नाम चेंज करना है, इसके लिए आप पैसा दे दो, वो नहीं हो पाएगा। So therefore this is very important. ट्रांसफर फी भी आप नहीं ले सकते यदि आपने अपने एग्रीमेंट में भी लिखा है, वो गलत हो जाएगा। So here I want to ask a question. So whether government bodies are included under the definition of promoter? Yes. If yes, then how do government bodies charge transfer fees for transferring the leasehold rights?
Okay. One thing is that, and another thing कि बहुत सी बार वो लोग का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, प्लॉट तो अलॉट कर देते हैं, वहाँ ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, स्ट्रीट्स नहीं है, लाइट नहीं है, इधर इंटरनेट का कनेक्शन है, वाईफाई का कनेक्शन है ना, they must be having it. अच्छा, ठीक है. Okay, we will see the live projects. थोड़ा सा लाइव रजिस्ट्रेशन जब आएगा तब लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे. अभी हम ओवरव्यू खत्म करते हैं. ओवरव्यू में जो सवाल किया था आपका, कौन सा सवाल था? प्रमोटर में एवरीबॉडी इज कवर्ड. तो इसके लिए सेक्शन 11 का जो बात कर रहे हैं 11 फ्लैट्स का, तो यदि ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो कवर्ड है. अभी प्रमोटर का डेफिनेशन थोड़ा सा क्विकली देखते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है. अलॉटी कौन है, प्रमोटर कौन है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है. तो हम लोग प्रमोटर का डेफिनेशन जरा देखते हैं क्योंकि पेज नंबर, क्योंकि इसमें एवरीबॉडी इज कवर्ड. पेज नंबर 42 जो वाक्य मैं बोलता हूँ अगर आप अंडरलाइन करते तो भी चलेगा, उससे पता चलेगा कि एवरीबॉडी इज कवर्ड. प्रमोटर मींस ए पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स, कॉजेस कंस्ट्रक्शन. अभी को प्रमोटर का डेफिनेशन क्यों आया? क्योंकि लैंड ओनर कॉजेस कंस्ट्रक्शन, इसके लिए बिल्डर डेवलपर है, नो डाउट, बट लैंड ओनर इज causing the construction. He facilitates construction by giving a development right. So therefore, person who constructs or causes construction. Independent building part thereof वगैरह है. दूसरा, या पेज नंबर 42. Point number 1. ZK is the promoter का definition. Promoter means a person who constructs or causes construction. Causes construction मतलब landowner आ गया, co-promoter हो गया. दूसरा देखिए नेक्स्ट पेज में, a person who develops land into a project, whether or not the person who sells also constructs structure on any other plot for the purpose of selling to other person all or some of the plots in the said project, whether with or without structure thereon. मतलब कोई भी प्लॉट भी आप बेचते हो, एक भी प्लॉट बेचते हो, पेज नंबर 43, ठीक है, डेवलप्स द लैंड, यदि लैंड डेवलप करते हैं. तो तीसरा है एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जरा अंडरलाइन द वर्ड एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी. उसमें सिडको आया, पूरा आया, माडा आया, बीएमसी आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आया. उसके बाद एनएफएक्स लेवल सोसाइटी. फोर्थ देखिए, एनएफएक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी. कई बार क्या होता है कि हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, अभी आप पूछेंगे हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी क्या होता है, आपको एक थोड़ा सा दिल्ली नॉर्थ में हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी कैसा होता है मैं बताता हूँ. हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी में क्या होता है, ये 11 आदमी है, बराबर है. वो क्या करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी का मेंबर बनते हैं और उधर डिपॉजिट देते हैं और उधर से लोन लिया करके दिखाते हैं, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं. और प्रोजेक्ट लोन भी वो हाउसिंग फाइनेंस देती है. और हाउसिंग फाइनेंस में जैसे बैंक है, जैसे क्रेडिट सोसाइटी जैसे, और बाकी के लोगों से भी डिपॉजिट लेते हैं. यदि ये हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी जो ऐसे हाउसिंग लोन भी देती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रमोटर. तो आप समझ सकते हैं कि हमारा टी ब्रेक में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते टाइम थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. इवन को प्रमोटर को लेने से, लैंड ओनर को प्रमोटर बनाने से, तो क्या हुआ, अभी बहुत सारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. तो लेट अस कम टू दिस. तो एपेक्स सोसाइटी, उसके बाद एनी पर्सन हु एक्ट्स हिमसेल्फ एज ए बिल्डर, नाम देखिए फिफ्थ वन, any other person who acts himself as a builder, colonizer, contractor, developer, estate developer, or any other name claims to be acting as the holder of power of any holder or the owner of the land on which the building or apartment or last देखिए any such other person. अभी सवाल आते हैं पर्सन का व्याख्या. अभी पर्सन का व्याख्या जरा देखिए, जो वो भी आपको प्रमोटर के बाद पर्सन का व्याख्या देखिए, क्योंकि प्रमोटर के अलावा पर्सन भी देखिए. पर्सन दिया है डेफिनेशन 41, पेज नंबर 41. देखिए, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड है, कंपनी, फर्म, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज आल्सो पर्सन, सो देयरफॉर अगेन ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में म्युनिसिपैलिटी आ गया. एन एसोसिएशन ऑफ, सर आपका सवाल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये 11 आदमी मिलके बनाते हो, that is not a registered body, फिर भी you are covered. Because somebody is going to sign on behalf of all 10 people, so therefore you are covered. So you, the person who takes the power of attorney,
जैसे हमने प्रमोटर का व्याख्या दिखा, तो इवन इफ ही इज टेकिंग अ पावर ऑफ अटर्नी एंड डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, ही बिकम्स द प्रमोटर. जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, ही बिकम्स द प्रमोटर. क्योंकि रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर वी नीड 11 आदमी. यस सर उनको बेचना ही नहीं है. नहीं, बेचना नहीं है, बराबर है, लेकिन जो ऑथराइज्ड आदमी है वो तो आदमी पैसा कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ना उसमें कुछ. सर ये सवाल प्रॉफिट मेकिंग का. पहला बात ये है वेदर इट इज ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. या पहला देखते हैं वेदर इट इज ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, क्योंकि डेवलप कर रहे हो तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है. दूसरा सवाल आता है आप क्या आर्ट के ऊपर अपार्टमेंट बना रहे हो, क्या बना रहे हैं. तीसरा आता है कौन बना रहा है. ये तो 11 आदमी इकट्ठा तो आए, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई आदमी, एक आदमी ऑथराइज करके म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में प्लान पास कर लेता है. और जो 11 आदमी का पैसा किधर ना किधर, आप 11 का जॉइंट अकाउंट तो होगा नहीं, तो आप एक एओपी बनाओगे, एओपी बना के उधर सिग्नेटरी होगा. इसका मतलब आप पैसे कलेक्ट करते हो. ध्यान में आ गया. बिकॉज यू आर कलेक्टिंग द मनी, यू आर कलेक्टिंग मनी. मतलब मान लो आप है, हम 11 लोग हैं, आपको अथॉरिटी दे दिया, आप और 3 आदमी को अथॉरिटी दिया, तो आप 2 लोग जॉइंट सिग्नेटरी कर रहे हैं, तो यू 3 ऑल पीपल बिकम द प्रमोटर. इसका भी पैसा 30-70 में जाएगा. और हाँ, ये कलेक्शन भी 30-70 में जाएगा. 37 में ही जाएगा. इधर तो 100% ही है. 100% क्या था, सेल नहीं हो रहा है ना, तो 100% जितना कंट्रीब्यूशन किया तो 100% उधर जाएगा. आप ऐसा नहीं कि 70 के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते. 70 के ऊपर भी लैंड कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं.